गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनेसिस। ये मेरा सेकंड वीडियो है ऑन द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल, सेल डिवीजन। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जीन एंड सेल साइकिल का फर्स्ट फेज विच इज नोन एज इंटरफेज। नाउ जीन को अगर समझना है, यू मस्ट नो व्हाट इज हेरिडिटी, बिकॉज जीन इज नोन एज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी वर्ड का मतलब है पासिंग ऑन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। सो आपके आईबॉल का कलर, द वे योर बॉडी स्किन विल पिगमेंट, योर टेक्सचर ऑफ द स्किन, हेयर का टेक्सचर, एवरीथिंग विल बी डिटरमाइंड बाय ब्लेंडिंग और ऑफ द कैरेक्टर्स दैट आर बीइंग पास्ड ऑन फ्रॉम योर पेरेंट्स टू यू और फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स टू यू। लेकिन ये पासिंग ऑन करता कौन है? ये पासिंग ऑन करता है जीन, इसीलिए इसे यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है। जीन को अगर समझना है, उसके लोकेशन को समझना है, उसके वर्किंग को समझना है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड डीएनए, बिकॉज जीन बैठा रहता है डीएनए में। सो डीएनए हम लोग ऑलरेडी जानते हैं दैट इट इज मेड अप ऑफ 2 strands एंड ईच ऑफ दीज strands आर मेड अप ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स। और हर एक न्यूक्लियोटाइड में बस एक ही जगह का अंतर होता है, विच इज द नाइट्रोजनस बेस, बिकॉज पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप सारे न्यूक्लियोटाइड्स में कॉमन है। सो आई विल क्विकली राइट डाउन सम रैंडम सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, जैसे एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थायामीन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, thiamine, guanine, cytosine, cytosine, guanine. Now just by looking at this above strand, आप खुद next strand का sequence बता सकते हैं, because in my previous video I have already explained that adenine always pairs up with thymine, cytosine always pairs up with guanine. So यहाँ adenine है, so this becomes thiamine, guanine, cytosine, adenine, guanine, cytosine, thiamine, adenine, cytosine, guanine, guanine, and this becomes cytosine. You also know the number of bonds because there are 2 hydrogen bonds between adenine, thiamine and 3 between cytosine, guanine and vice versa. Now the question is, मैंने कहा यहाँ पे कहीं जीन है, तो वो जीन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कैरेक्टर्स दैट यू आर शोइंग। लेकिन कैसे ये एक मॉलिक्यूल मेरे बॉडी के कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कर सकता है? इसका प्रोसेस ये है कि डीएनए के कुछ फ्रैगमेंट्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन्स, और दीज प्रोटीन्स देन एक्सप्रेस कैरेक्टर्स। मतलब सोचो किसी के आईबॉल का कलर ब्लू है, तो उसके बॉडी में उस ब्लू आईबॉल कलर के लिए जिस प्रोटीन की जरूरत है वो प्रोड्यूस हो रहा है, वो मेरे बॉडी में नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। सिमिलरली वॉट एवर अदर डिफरेंसेस यू सी, दे आर बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर प्रोटीन दैट इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड। नाउ व्हाई डिड आई से कि डीएनए के कुछ फ्रैक्शंस ही प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकता है। डीएनए खुद तो 2 meters लॉन्ग है और हमें पता है इसमें बिलियंस में न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं, लेकिन देयर आर ओनली सम स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस who have the super power of producing protein and expressing themselves in the form of characters. So rest of the DNA उसके पास ये पावर नहीं है। So for example हम इस particular area को समझते हैं, और maybe this is the area, they can produce protein and they cannot produce protein. So only those specific nucleotide sequences are known as gene. So अगर मुझे जीन को डिफाइन करना है, then I will say these are those specific nucleotide sequences on the DNA, और आप on the chromosome भी कह सकते हैं, because chromosome is finally made up of DNA which can produce protein and which later on expresses itself in the form of various characters. So this is gene, and अगर आप जीन को समझते हैं तो आप बाद में if you ever take up genetics, it's going to be very easy for you, because that is the branch of biology where we talk about genes and heredity. Now let's move to the next part, which is cell division and cell cycle. सेल डिविजन को समझने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस इन अ सेल, क्यों एक सेल डिवाइड करेगा। सो अ सेल विल डिवाइड इफ इट हैज टू ब्रिंग अबाउट ग्रोथ। अगर उसे ग्रोथ
करवाना हो तो वो सेल डिवाइड करेगा। जैसे द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द शूट एंड रूट ऑफ अ प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल्स विच कैन कॉन्स्टेंटली डिवाइड बिकॉज दे नो इफ दे डिवाइड दे कैन ब्रिंग अबाउट ग्रोथ इन दैट पर्टिकुलर एरिया। सेकेंड विल बी रिपेयर। अगर आपके किसी भी टिश्यू में कोई डैमेज हुआ है या इंजरी हुआ है देन उसको रिपेयर करने के लिए उस टिश्यू के सेल्स विल डिवाइड। Third will be replacement. That means if there is a cell which is dead, then it has to be replaced by a new cell. जैसे red blood cells, they live for only 124 days. So after every 124 days, they have to be replaced by new cells. And fourth, when an organism wants to reproduce, that means whether it is unicellular, multicellular, sexually reproducing organism, asexually reproducing organism, whenever they divide or whenever they reproduce, their cells will have to divide. But ये जो cell division है ये basically होता है कुछ events से, and these events they happen in a sequence. Sequence जैसे for example हमारा education happens in a sequence. You do your schooling, then you go to your college, and then you do your masters. Not the other way around कि पहले school कर लिया फिर masters कर लिया फिर college में गए, नहीं। वैसे ही cell division के events भी एक sequence में होता है। So these sequence of events that are happening inside a cell and resulting in production of new cell is known as cell cycle. इसी को हम cell cycle कहते हैं। And this cell cycle is divided into two main phases. First phase को कहा जाता है interphase. This is the phase where the cell is not dividing but it is preparing itself for the division. And the second stage where the cell is actually dividing is known as the M phase. So for example अगर कल आपका एक एग्जाम है तो आज का दिन आपका इंटरफेज है और कल जब आप एग्जाम राइट करेंगे that is your M phase. This interphase is divided into three subphases. Number one is growth one phase. Number two, synthesis phase. And number three, growth two phase. इन सारे phases को हम details में आज समझेंगे। M phase जहां सेल डिवाइड करता है It is also divided into two parts. दो हिस्सों में होता है ये डिवीजन। सबसे पहला डिवीजन न्यूक्लियस का होता है और उसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। एंड ये कंप्लीट जब हो जाता है फिर होता है डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, इसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। सो अभी हम लोग सेल साइकिल में इंटरफेज को समझने वाले हैं एंड इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। ऐसा मैंने क्यों कहा? बिकॉज अ सेल साइकिल रिक्वायर्स ऑलमोस्ट 24 आवर्स एंड आउट ऑफ दीज 24 आवर्स 23 आवर्स सेल साइकिल इंटरफेज में रहता है, सेल इंटरफेज में रहता है एंड इट टेक्स ओनली 1 आवर टू कंप्लीट द मेन इवेंट ऑफ सेल डिविजन। सो प्रिपरेशन हमेशा ज्यादा टाइम लेता है, इवेंट सिर्फ 1 आवर का होता है। Now let us see what happens in these three phases of interphase. So interphase का जो first phase है जिसे हम कहते हैं G1 phase और growth 1 phase, this is the phase where the cell grows in size. Grow क्यों करेगा size में? Because when a cell divides, वो अपने the mother cell which divides into two new daughter cells, mother cell is way bigger compared to the new daughter cells which are small in size. So these new daughter cells will first grow in size and then they will participate in the process of division. और इसके लिए they do what? They produce lots of cytoplasm. So this is the first activity that happens here. Second, the two organelles mitochondria and chloroplast, इन्हें हम autonomous भी कहते हैं। So these two organelles are called autonomous because इनके पास इनका खुद का DNA होता है and when they sense that the cell is going to divide, they also divide to make a copy of themselves. So ये G1 phase में होता है। Third activity that happens during this phase is the production of RNA and proteins.
याद रखना वही आरएनएज एंड प्रोटीन्स यहाँ प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें सेल अपने सेल डिवीजन के सब्सिक्वेंट स्टेजेस में यूज करेगा। एंड द फोर्थ वन, दैट मीन्स द सेल हियर विल डिसाइड। क्या डिसाइड करेगा? सेल के पास ये छूट दी जाती है कि यू डिसाइड वेदर यू वांट टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेजेस और नॉट। इफ यू थिंक यू डू नॉट नीड द नेक्स्ट स्टेज राइट नाउ, दे गो इनटू अ रेस्टिंग स्टेज G1 के बाद, जिसे हम G0 स्टेज कहते हैं। तब वो उस G0 स्टेज में कुछ समय के लिए, दैट कैन बी फॉर फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज, फॉर ऑलवेज, कभी भी ना डिवाइड करने का डिसीजन भी ले सकता है। जैसे हमें पता है न्यूरॉन्स दे नेवर डिवाइड, सिमिलरली देयर आर सर्टेन मसल सेल्स ऑफ आवर बॉडी व्हिच वंस मैच्योर विल नॉट डिवाइड। तो ये सब क्या करते हैं, ये सीधा G1 फेज से जिस फेज में चले जाते हैं उसे हम G0 फेज कहते हैं, एंड दे विल रिमेन देयर फॉरएवर और दे मे अगेन आफ्टर सम डेज दे कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेज। The next stage is known as the S phase, इसे हम synthesis phase कहते हैं। मतलब कुछ तो यहाँ सिंथेसाइज होता है। होता क्या है? सिंथेसिस ऑफ डीएनए। बट डीएनए के सिंथेसिस को हम सिंथेसिस नहीं कहते हैं, वी से रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। मतलब यहां एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं। कैसे बनता है? फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, देन इट विल फर्स्ट अनवाइंड, एंड जब वो अनवाइंड करते हैं उस पोर्शन में नए डीएनए स्ट्रैंड्स अटैच होते हैं। कैसे बनता है ये नया स्ट्रैंड? न्यूक्लियोटाइड बेस पेयरिंग से। सोचो इस स्ट्रैंड की यहाँ एडेनिन है, यहाँ साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन, तो जहां पे थायमिन है उसके ऑपोजिट में एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, जहां पे साइटोसिन है उसके ऑपोजिट में गुआनिन वाला न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, एंड देन देयर विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो नाउ द नेक्स्ट स्टेज विल शो 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स, लेकिन उसमें एक स्ट्रैंड पुराना और एक स्ट्रैंड नया, ऐसे बनता है। दिस इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, वेयर व्हाट हैपेंड, द 2 strands, ओल्ड स्ट्रैंड्स एक्टेड एज टेम्पलेट और इनके ऊपर नए स्ट्रैंड्स बन गए। Now this process will result into doubling of the amount of the DNA. पहले जितना DNA था अभी उससे डबल अमाउंट में DNA रहेगा। तो अगर हम जानते हैं कि DNA फाइनली में क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम्स कैसे अनअफेक्टेड रह सकते हैं? DNA डबल हो गया है तो क्रोमोसोम्स में भी कुछ चेंजेस होंगे, होगा। एंड व्हाट विल हैपन, देयर विल बी डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। इसे जरा समझते हैं। जब हम G1 फेज में एक क्रोमोसोम को देखते हैं तो वो क्रोमोसोम ऐसा दिखता है। दैट मीन्स इट हैज 1 सेंट्रोमियर एंड 1 क्रोमैटिड। याद रखना, क्रोमैटिड्स नहीं, 1 क्रोमैटिड। सो दिस इज 1 क्रोमोसोम जिसके पास 1 सेंट्रोमियर है एंड 1 क्रोमैटिड है। फाइन। यही क्रोमोसोम व्हेन कम्स टू द एस फेज तब वो ऐसा दिखेगा। डिफरेंस क्या है? अगेन याद रखना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर तुम्हें निकालना है तो यू डू नॉट काउंट क्रोमैटिड्स, यू काउंट द सेंट्रोमियर। सो अगर यहां पे एक सेंट्रोमियर है मतलब 1 क्रोमोसोम, यहां पे भी एक सेंट्रोमियर है, सो आई विल राइट 1 क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर कितना है? 1 सेंट्रोमेर। लेकिन क्रोमैटिड्स कितने हैं? 2 क्रोमैटिड्स। इसीलिए जब ऐसा कोई क्रोमोसोम आपको दिखे तब आप सिर्फ 1 क्रोमोसोम बोल के नहीं छोड़ देंगे, यू आर गोइंग टू राइट 1 डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। So this is the difference. Number is same
but this has not duplicated, मतलब ये क्रोमोसोम G1 फेज वाला है, and this has duplicated, मतलब ये वो क्रोमोसोम है जिसने S फेज कंप्लीट करने के बाद अब वो ऐसा दिखता है. So replication of the DNA causes doubling of the DNA content and which results into the duplication of the chromosome. Nothing happens to chromosome number, but only the chromatids increase and they remain attached at the centromere. इसीलिए इन दो chromatids को हम लोग sister chromatids भी कहते हैं, because they are attached to the centromere. और अब आते हैं लास्ट फेज ऑफ इंटरफेज जिसे हम कहते हैं G2 फेज. कुछ नया नहीं है, इट इज अगेन द कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ RNA and proteins which are going to be utilized in the subsequent stages. So what have I drawn? I have drawn the 3 phases of interphase. We know that during the G1 phase the cytoplasm is produced, because of which the cell grows in size, mitochondria, chloroplast, they duplicate, RNA proteins are produced, and the cell will decide whether it will go to S phase or will go to G0 phase. During the synthesis phase there will be replication of DNA resulting into the duplication of the chromosome. The chromosome number remains the same. Third is the G2 phase. During this phase we know there will be production of RNA and protein. Duration wise, always remember G2 phase is smaller in duration compared to G1 phase. So that is all about interphase. Now we will study the next phase of the cell cycle, which is M phase.